बैटल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच एक तरफ जहां वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शांति की शर्तें भी पुतिन ने सामने रख दी है, जिसे जेलेंस्की माने तो उसी में दुनिया की भलाई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा रूस यूक्रेन युद्ध की इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से पुतिन ने शांति की शर्तें रखी हैं, उन शर्तों को जेलेंस्की के लिए मानना आसान तो नहीं, लेकिन इन शर्तों पर अगर दोनों ही देश सामने आते हैं तो जाहिर है कि दुनिया में शांति स्थापित होगी। वरना जिस तरह से ये युद्ध भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें नाटो और अमेरिका का खींचकर आना भी लाजमी है, क्योंकि रूस ने अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की जद में इस वक्त यूक्रेन का चप्पा चप्पा ले लिया है। न सिर्फ खार्किव और कीव बल्कि लबीब में भी हम देख रहे हैं कि रूस ने अपने हमले तेज किए, जिसके चलते पोलैंड बॉर्डर पर भी एक तरह से सिक्योरिटी अलर्ट है। पोलैंड ने भी अपने एयरफोर्स को पूरी तरह से गश्त पर लगा दिया, अलर्ट जारी कर दिया और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब यूरोप के मुहाने पर खड़ा है, नाटो के मुहाने पर खड़ा है, जहां से ये पूरी तरह से फैल सकता है, पसर सकता है। क्योंकि हम देखें तो तकरीबन 2.5 साल में जितनी जमीन रूस ने यूक्रेन की नहीं जीती, उतना तो महज 8 महीने में यूक्रेन ने रूस की जमीन जीत ली। अगर आप कुर्स्क के इलाके को देखिए तो लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जिस पर कब्जा कर यूक्रेन ने बतला दिया कि रूस के लिए ये जंग आसान नहीं। लेकिन जानकार ये भी बताते हैं कि जिस तरह से अपने हथियार, अपने लॉजिस्टिक, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस की जमीन पर किया, उससे दरअसल उसके पास ताकत की जो कमी आई है, उसका फायदा भी रूस उठा सकता है, जिसके चलते उसने हमले तेज किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए तो जिस तरह के बैटल में इस वक्त यूक्रेन है, उसने तकरीबन 158 की संख्या में इस तरह की यूएवी का प्रयोग किया, जिसके गिरफ्त में मॉस्को तक आया, जिसे मार गिराने के बाद रिटेलिएट करते हुए रूस की सेना ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले तेज कर दिए। इस बीच सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है कि पुतिन ने अपनी एक बैठक में, जी हाँ, अपनी एक बैठक में ये शर्त रखी है जो कि व्लादिवोस्तोक में हो रही थी कि अगर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश पहल करें, मध्यस्थता करें, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि पुतिन की शर्तें क्या हैं। शर्तें दरअसल पुतिन की वहीं से शुरू होती हैं जहां 2.5 साल पहले हमने इस्तांबुल में देखा था। तुर्की ने उस वक्त दरअसल कोशिश की थी कि यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता की जाए, लेकिन तब भी पुतिन ने कहा था कि उनकी शर्तें साफ हैं कि डोनबास का इलाका जो है वहां से यूक्रेन की सेना को निकलना होगा। यानी जो इलाका आप देख रहे हैं, लुहांस्क का, डोनेट्स्क का, ज़ेपोरिजिया का, खेर्सोन का, इन इलाकों से यूक्रेन की सेना को निकलना होगा और साथ ही सशर्त इस बात पर हस्ताक्षर करना होगा कि नेटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। लेकिन दरअसल इस समझौते को अमल में नहीं लाया गया और उसके कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2.5 साल से जारी है। इस जारी युद्ध के बीच इस वक्त के हालात बेहद गंभीर हैं, बेहद भीषण हैं। जिस तरह से आक्रामक रूप अख्तियार करते हुए कुर्स्क में अपनी जमीन यूक्रेन के हाथों खोने के बाद रूस जो है वो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को भी तैयार कर चुका है, साथ ही अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर रहा है। इस बीच सबकी निगाहें दरअसल भारत पर इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि हमने देखा था कि रूस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को साफ शब्दों में कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, शांति के रास्ते पर लौट आइए। और उसके ठीक बाद यूक्रेन के दौरे के दौरान जेलेंस्की से बातचीत के बाद खुद हमने देखा कि यूक्रेन ने भारत को मध्यस्थ बनाने के लिए पहल की और अब जिस तरह से ईजी की बैठक में पुतिन ने खुद कह दिया है कि भारत, चीन और ब्राजील जो हैं वो मध्यस्थ करें तो मध्यस्थता हो सकती है। और ऐसे में सबसे बड़ी निगाह किसी पर टिकी है तो भारत पर टिकी है, जो कि शांति का सबसे बड़ा अग्रदूत है, जो पुतिन को और साथ साथ जेलेंस्की को साध सकता है, जिसके इशारे पर हम देखें तो इस वक्त कहीं ना कहीं शांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और लगातार भारत इस युद्ध में तटस्थ रहा है। लगातार भारत ने दरअसल अमेरिका और नाटो जो कि यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे, उसके ठीक इधर देखिए तो अपने इकोनॉमिक अलायंस को रूस के साथ जारी रखकर ये भी दरअसल एहसास अमेरिका को और नाटो को दिला दिया कि रूस की इकोनॉमिक और आर्थिक हालत इतनी पतली नहीं होने वाली जितना सैंक्शन लगा के अमेरिका करना चाहता था। लिहाजा हमने ये भी देखा कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो भी इन युद्ध के वर्षों में और प्रगाढ़ हुए हैं। और ऐसे में जेलेंस्की को भी दरअसल एहसास हुआ कि बिना भारत के मध्यस्थता का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा जेलेंस्की और मोदी के बीच की जो बातचीत यूक्रेन में हुई, जो कीव में हुई, उसके बाद पुतिन की तरफ से प्रस्ताव आना अपने आप में बड़ी बात है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि दरअसल इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी जो जंग के हालात दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच दिखाई दे रहे हैं, इस हालात के बीच अगर मध्यस्थता को लेकर भारत सामने आता है और किसी फॉर्मूले पर
हम देखें तो यूक्रेन और रूस के बीच सहमति बन जाती है तो एक बड़ी बात होगी। लेकिन अब जरा इस पूरे ही नजरिए को समझिए। एक तरफ कुर्स्क का इलाका है जो कि रूस का इलाका है, और ये वो इलाका है जहां पर 81 साल पहले जब जर्मनी की सेना आई थी तो रूस ने उसे मार भगाया था। लगभग 81 साल बाद देखिए तो यानी ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी देखिए तो पहली बार रूस ने अपनी ज़मीन किसी वॉर में किसी के हाथ से खोई है, और वो भी यूक्रेन के हाथों। ये अपने आप में पुतिन के लिए बेइज्जती से कम नहीं, क्योंकि यूक्रेन जैसे देश को समेट पाना रूस के लिए 2.5 साल में संभव नहीं हुआ, और कुर्स्क का इलाका रूस ने यूक्रेन के हाथों गंवा दिया। ये भले ही रूस की तरफ से अब पलटवार करते हुए यूक्रेन के हर हिस्से में हमले तेज हो रहे हों, लेकिन अपने आप में ये भी कहना आसान होगा कि अब पुतिन के सामने भी ये रास्ता ज़्यादा मुफीद दिखाई दे रहा है जिसमें वो कुर्स्क को पुनः वापस करे। हालांकि वहाँ देखा जा रहा है कि बैटल काफ़ी तेज है, रूस की सेना काफ़ी आक्रामक है, यूक्रेन की सेना को पीछे धकेल रही है, भारी मार काट वहाँ मचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हम कहें कि जिस तरह से यूक्रेन को नेटो और अमेरिकी देशों का समर्थन है, उससे ये समझा जा सकता है कि ये बैटल इतना आसान नहीं होगा। इस बीच जिस तरह से जेलेंस्की ने बाइडेन का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अमेरिकी और नेटो के जो हथियार हैं उसे रूस की ज़मीन पर इस्तेमाल करने की जो इजाज़त है वो अगर अमेरिका और नेटो दे दे तो युद्ध को वो पूरी तरह से पलट सकते हैं। यानी जो मिसाइल का एक तरह से ज़खीरा अमेरिकी या नेटो का यूक्रेन के पास है, अगर उसका प्रयोग रूस के खिलाफ जो है वो यूक्रेन करता है तो जाहिर है कि जिस तरह से रूस अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर रहा है उसमें यूक्रेन को भी पलटवार करने का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इससे खतरा है कि रूस कहता है कि अगर अमेरिका और नेटो के हथियार उसकी ज़मीन पर प्रयोग किए गए तो इस युद्ध में नेटो और अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। यानी ये युद्ध पसर सकता है, फैल सकता है, इसका खतरा है, वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है, इसका भी खतरा है। लिहाजा इन खतरों के बीच अगर शांति का ये रास्ता जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर जेलेंस्की और पुतिन साथ आते हैं, और जाहिर है भारत इस पर पहल जरूर करेगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पुतिन से बल्कि जेलेंस्की से इस बाबत अपने इंटरेस्ट को शो किया है। बार बार भारत ने कहा है, अपनी तटस्थता के साथ कहा है कि युद्ध का रास्ता नहीं है, शांति का रास्ता है, और ऐसे में शांति के रास्ते पर अगर पुतिन आने को तैयार हैं और जेलेंस्की भी आते हैं तो जाहिर है इससे इस पूरे ही रीजन में शांति व्यवस्था को कायम करने में एक बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि क्या डॉनबास के इलाके से यूक्रेन हटेगा? सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि क्या कुर्स्क के इलाके को आसानी से यूक्रेन खाली करेगा? सवाल वहीं का वहीं है कि क्या नेटो के साथ अपनी सदस्यता की शर्तों से यूक्रेन पीछे मुड़ेगा? क्योंकि युद्ध यहीं से शुरू हुआ था। युद्ध को लेकर जो विराम की बातें कही जा रही हैं उसकी शर्तें भी यहीं आकर खड़ी हैं। तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि बेहद पेचीदा मसला है, और बातचीत के सिंगल या डबल राउंड से संभव नहीं है, इसमें मल्टीपल राउंड बातचीत करनी होगी। ये देखना होगा कि पुतिन किस हद तक अपने युद्ध विराम के प्रस्ताव पर खुद आगे बढ़ सकते हैं, जेलेंस्की किस हद तक उसको स्वीकार कर सकते हैं, और फिर किस करवट जो है ये युद्ध का रास्ता जो है वो शांति की तरफ जाकर रुक सकता है। तो ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के बीच इस वक्त दुनिया खड़ी है और देखने की कोशिश कर रही है कि पुतिन के प्रस्ताव पर आगे किस तरह के मध्यस्थता का टेबल सजता है और फिर बातचीत किस रास्ते आगे बढ़ पाता है। फिलहाल रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसके तमाम पहलू से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आगे इस डेवलपमेंट पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आपको हर जानकारी के साथ विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।